अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइट स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 40 दैट इज मेमोरी। इसके अंदर सबसे पहले उन्हें स्टडी मेथड बताया हुआ है, मेथड ऑफ लॉसी PQ4 मेथड। उसके बाद इलेबोरेट स्पेसिंग इफेक्ट इनकोडिंग वेरिएबिलिटी। ये हम सारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ के हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, कंसेप्ट भी क्लियर करवाया था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम चलते हैं यूज मल्टीपल मोडालिटीज पे। उन्होंने कहा है कि यू मस्ट स्टोर इंफॉर्मेशन विजुअली एंड वर्बली। जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो विजुअली भी होती है और वर्बली भी होती है। और हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से अपने माइंड में रखने के लिए और उसे याद करने के लिए हम मुख्तलिफ कोशिशें करते हैं। और बात ऐसा होता है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें ज्यादातर जो सोर्सेज होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो हल्के से लाइट से म्यूजिक के साथ भी स्टडी कर रहे होते हैं। उन्हें वो लाइट सा म्यूजिक उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा होता। मिनिमल जो इंटरफेरेंस होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होती। लेकिन अगर कोई आपके पास आके ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर देता है तो आपको ऑफकोर्स जो है इंटरफेरेंस होगी। आगे मेंटल इमेजरी क्या होता है कि हम चीजों को जो अपने माइंड के अंदर तस्वुर करते हैं इमेजेस का। अब उन्होंने कहा है कि पॉइंट ये है कि जो भी ये तस्वुर है इसके पीछे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, और इस रिप्रेजेंटेशन को मेंटल इमेजेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहा जाता है कि इस चीज को, इस पिक्चर को अपने माइंड में सोचे, तो आप अपना जहन में एक तस्वुर बनाते हैं। ठीक है, जो चीज हम मेंटली तौर पर हम देख रहे होते हैं, लेकिन रियल में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे सामने उस वक्त वो नहीं होती रियल में, बस हम मेंटली और माइंड में उसका इमेज बना रहे होते हैं, उसे कहा जाता है मेंटल इमेजरी। लेकिन हर मेंटल इमेजरी में किसी ना किसी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, उसके पीछे कोई ना कोई नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है। जैसा कि एनालॉग वर्सेस डिजिटल। अब एनालॉग वर्सेस डिजिटल में हम देखेंगे कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। एनालॉग रिप्रेजेंटेशन होती है कि एनालॉग किसी चीज को उसकी तरह की रिप्रेजेंटेशन में स्टोर किया जाता है। एनालॉग में किसी भी चीज को सेम उसी तरह रिप्रेजेंटेशन में स्टोर किया जाता है जैसे वो होती है। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि सामने आपकी टीवी है, अब आप जब उसी टीवी को आंखें बंद करके अपने माइंड में उसका इमेज बनाते हैं तो सेम वैसा ही बनता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में वी सी एंड इमेजिन द थिंग्स इन पार्ट्स। हम चीजों को सेम वैसे इमेजिन नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने माइंड के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, देन उन्हें दोबारा असेंबल करते हैं, फिर इमेजिन करते हैं। आगे एक मेंटल रोटेशन का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि शेफर्ड एंड मेटजर ने दिया 1971 में। इनमें 3 बॉक्सेस दिए। एक बॉक्स के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। इनमें सब्जेक्ट से पूछा कि आपने ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी डायरेक्शन और उनकी पोजीशन चेंज है, लेकिन वो है सेम। ठीक है, अब उन्होंने सिर्फ ये बात नोट नहीं करनी थी कि सब्जेक्ट्स क्या बताते हैं कि ये आइडेंटिकल है ये सेम, बल्कि उन्होंने रिएक्शन टाइम भी नोट करना था कि वो कितने वक्त में बताते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल टाइम है, जिसे हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। अब ये उन्होंने कैसे देखना था। अब आप पहले या तो अपने माइंड में इस चीज को, इसका इमेज बनाएं, इसकी पोजीशन को चेंज करें एक ऑब्जेक्ट की और देखें ये आपस में मैच हो रही है या नहीं। या अगर वो फिजिकली आपके पास वो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप उसके एंगल को चेंज करेंगे उस ऑब्जेक्ट के। जिस तरह एक एंगल आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, आप दूसरे को भी उठा के वैसे उसी एंगल में लेके आएंगे और देखेंगे ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर आप बताएंगे कि ये आइडेंटिकल है या नहीं है। अब आपने कितनी देर में उसके एंगल को चेंज किया और कितनी देर में बताया कि ये आइडेंटिकल है या नहीं आइडेंटिकल, इस चीज का टाइम नोट किया गया जिसे रिएक्शन टाइम कहा गया। इसके बाद जो सब्जेक्ट उन्होंने बताया कि ए और बी जो है वो आइडेंटिकल है और सी जो है वो आपस में मैच नहीं हो रहे, डिफरेंट है। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले? रिजल्ट्स ये निकला कि जो रिएक्शन ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रोटेशन। देखिए आप किसी भी, या तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री रोटेट करके चेक करें, किसी को आपको 100 या 120 डिग्री रोटेट करके देखना पड़ रहा है कि ये सेम है या नहीं है। अब जो आपका टाइम लग रहा है उस एंगल ऑफ रोटेशन, उसको एंगल को रोटेट करके उसको देखने में ये सेम है या नहीं है, उसका टाइम भी नोट किया गया। और ये रिजल्ट निकाला गया कि जितना ज्यादा आप उस एंगल को, एंगल ज्यादा होगा, आपको उतनी ज्यादा देर लगेगी, क्योंकि पहले आप उस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, फिर आप उसका एंगल चेंज करेंगे। अगर तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है तो आप फौरी जवाब दे देंगे सेम है। लेकिन अगर आपको 100 या 120 पे एंगल को रोटेट करके चेक करना पड़ रहा है तो जितने एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा उतना ही रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा। सिंपली ये है कि एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन टाइम। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। बात हो रही है स्टेप पोसलन की। ये इन्होंने बहुत ज्यादा इमेज पे काम किया, जो तस्वुर की हम बात करते आ रहे हैं मेंटली इमेज की,
मेंटल इमेजरी की, उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी किया, बुक्स भी लिखी। यहाँ पे इनके एक बुक्स का नाम लिखा हुआ है गोस्ट इन द माइंड मशीन। आगे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इमेज स्कैनिंग, इसे हम पढ़ेंगे। इमेज स्कैनिंग इन्होंने किस तरह की, नीचे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जो कि एक आप समझ लें कि लेक है, ठीक है। इसमें ट्रीज हैं, इसमें वेल है, इसमें सैंड है, ग्रास है, रॉक है, हट है। उन्होंने सब्जेक्ट लिए, उन्होंने सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट थे उनको ये जो इमेज है ये दिखाई और इन्हें कहा कि ड्रा करें। उन्होंने ड्रा किया लेकिन कुछ मिस्टेक्स, उन्होंने दोबारा दिखाई, फिर उन्होंने ड्रा किया, कुछ मिस्टेक्स थी, दोबारा दिखाई। मतलब 5 सेकंड के बाद वो एन अदर ऑब्जेक्ट वो सॉरी ये बाद में आएगा। उन्होंने जब दोबारा अगेन एंड अगेन दिखाई तो कुछ मिस्टेक थे, लेकिन एट लास्ट उनकी क्या हुई कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बना ली, परफेक्ट बना ली। अब उन्होंने कहा कि आपको इमेज नहीं दिखाई जाएगी, आप अपने माइंड के अंदर, ठीक है, आप मतलब के मेंटली मैप बनाएंगे। आप आपको पूछा जाएगा, आपका एक ऑब्जेक्ट का नाम लिया जाएगा लेक, ठीक है। तो आप उसको कितने 5 सेकंड के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया जाएगा और आप बटन प्रेस करेंगे, आप अपने माइंड के अंदर जहां पर उसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। माइंड के अंदर आपने फाइंड करना है, सोचने का लेक के अंदर ट्री किस जगह पे था, लेक के अंदर जो है वो सैंड किस जगह पे थी, और 5 सेकंड के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता था। आगे इसके रिजल्ट्स में हमें उन्होंने जब ये हर एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स होते हैं, इसके भी हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने ग्राफ बना के ये बताया हुआ है। अब इसका ये निकला कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना ज्यादा डिफरेंस था उतना ही उनका रिएक्शन टाइम भी ज्यादा आया। जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जितने ज्यादा फासले पे थे उतना ज्यादा उसको उसका रिप्लाई करने में, उसकी जब वो उसका आंसर करते थे कि हमारे माइंड में ये चीज आ चुकी है कि ये कहाँ पे है, उसका उतना ज्यादा रिएक्शन टाइम होता था। आगे हम देखते हैं कोसलन wrote a book and he said we do have proofs of images। इन्होंने कहा कि हमारे पास इमेजेस का प्रूफ है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो इमेज जो हम अपने माइंड के अंदर एक्चुअली स्टोर करते हैं उसका प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या है। ये हम पीछे भी पढ़ गए थे कि हर किसी एक की रिप्रेजेंटेशन नॉलेज होता है। आगे क्रिटिसिज्म भी किया गया बहुत सारे लोगों की तरफ से कि डिमांड करेक्टरिस्टिक्स पे। डिमांड करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? Demand characteristics means subjects try to guess what the experimenter tries to do in the experiment and what he wants to draw। मतलब अगर एक सब्जेक्ट है वो ये सोच लेता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो मुझसे करवाना क्या चाह रहा है, या तो अगर वो मुझसे कहेगा कि लेक कहाँ है, उस पर उसे मैं अभी रिप्लाई करूंगा फौरन, और जब वो ट्री का पूछेगा तो मैं थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करूंगा। इसकी आपको ऐसे सही समझ नहीं आएगी। हम एक फॉर्मल सी इनफॉर्मल सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके सामने किस किस्म के आदमी आता है कि उसकी दाढ़ी होती है, उन्होंने कैप पहनी होती है, वो आपसे पूछते हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप उसे उसका हुलिया देख के, ठीक है, उसकी सिचुएशन उसकी कंडीशन देख के आप उसे कहेंगे कि मैं 5 नमाजों में से 3-4 पढ़ लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वही आपके पास कोई अंग्रेज है, ठीक है, कोई नॉन मुस्लिम है, वो आके आपसे पूछता है कि आप नमाज पढ़ते हैं, आप उसका माइंड जज करेंगे, आप कहेंगे ये खुद नॉन रिलीजियस है, इससे मैं कह भी दूंगा कि नहीं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप सच बोल देंगे, आप कहेंगे नहीं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। इसी तरह इसे कहा जाता है डिमांड करेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर सब्जेक्ट पहले इस चीज को जज करता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक्चुअली में मुझसे करवाना क्या चाह रहा है। इस क्रिटिसिज्म का जो आंसर दिया कोसला ने, उन्होंने कहा कि टॉकिंग अबाउट न्यूरोसाइज के बारे में बात करते हुए उन्होंने इस क्रिटिसिज्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा he said the changes in the brain actually help us। उन्होंने कहा कि जो ब्रेन हमारे माइंड के अंदर चेंजिंग्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। दे डोंट इन्वॉल्व इन डिमांड करेक्टरिस्टिक्स, हमारा माइंड जो है वो कभी भी डिमांड करेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व नहीं करता। आगे हम चलते हैं द एविडेंस पे। The evidence visual imagery use the same brain areas as vision। ये फारा उनका नाम लिखा हुआ 1988 में, उन्होंने ये सजेशन दी टू काइंड्स इमेजरी की। visual imagery use the same brain areas as vision, selective damage to the brain impair। जैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होता है उसके साथ साथ जो विजन की एबिलिटी है वो भी इम्पेयर होती है। ब्रेन डैमेज होता है और विजन एबिलिटी इम्पेयर होती है। जब विजन एबिलिटी इम्पेयर होती है उसके साथ हमारी इमेज मेकिंग एबिलिटी भी इम्पेयर हो जाती है। आगे आगे लिखा हुआ लाइक सेरिब्रल ब्लड फ्लो, दिमाग के हिस्से में ब्लड फ्लो को मेजर किया जा सकता है। और जिस विजन वाले हिस्से में ब्लड फ्लो कहाँ पे होता है? जहां हमारा विजन वाला हिस्सा होता है। देखना और तसव्वुर करना एक ही तरह के दो काम है और ब्रेन के एक ही हिस्से को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लास्ट पे हमारे पास इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स, ERPS। इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स क्या होता है
कि दिमाग के जो हिस्से एक्टिव होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, और जब उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं फिर उसको मेजर भी किया जा सकता है। और जो दिमाग का हिस्सा देखने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। जब उसे इमेज दिखाई जा रही होती है, जब उसे इमेज दिखाई जाएगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये था हमारा लेसन नंबर 40, जिसका मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाने की आपको पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता आप लोग तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।